स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ आगे सामने मोदी सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार राहुल गांधी की ओर से पहली बार बयान दिया गया। बताएंगे क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने दोस्तों। झारखंड के अंदर बीजेपी के दांत खट्टे करने के बाद, इतिहास बनाने के बाद मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा बताएंगे। क्या है पूरी अपडेट दोस्तों के साथ में। कई दशकों के बाद इंदिरा गांधी की पोती पहुंच चुकी है संसद। भाजपाइयों के पैर हाथ कांपने लगेंगे दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला और कितनी बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है कि दूर तक बड़ा मैसेज गया है दोस्तों के साथ में। समाजवादी पार्टी ने कोर्ट का रुख किया है। बताएंगे एक ऐसे सबूत से समाजवादी पार्टी दो चार हुई है कि कोर्ट में पेश करते ही हो जाना चाहिए चुनाव रद्द। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों के साथ में। एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि झारखंड के अंदर इतिहास बनने के पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का हाथ है और लालू यादव के सभा में पहुंचते ही पूरी तरीके से समीकरण इंडिया गठबंधन के खाते में चला गया था। भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री को झारखंड छोड़कर भाग जाना चाहिए क्योंकि उनको घुसपैठिया लोगों ने साबित कर दिया। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में झारखंड बनने के बाद से पहली बार एक सरकार को रिपीट करने पर झारखंड की जनता को बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर पहली प्रतिक्रिया दे दी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि झारखंड के लोगों का इंडिया गठबंधन को विशाल जनादेश देने के लिए दिल से धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को इस विजय के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी के नेता ने आगे कहा कि झारखंड में गठबंधन की यह जीत संविधान के साथ जल जंगल जमीन की रक्षा की जीत है। महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित है और इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। प्रदेश के सभी मतदाताओं, भाइयों बहनों को उनके समर्थन और सभी कार्यकर्ताओं को मेहनत करने के लिए धन्यवाद। झारखंड को लेकर राहुल गांधी ने तारीफ करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कई सारी बातें कही है दोस्तों। कुल मिलाकर झारखंड में इतिहास बना है। 24 साल बाद एक सरकार अपना दोबारा कार्यकाल शुरू करने जा रही है दोस्तों। यानी पहली बार झारखंड बनने के बाद एक मुख्यमंत्री दोबारा से अपने कार्यकाल का प्रारंभ करेंगे। यानी 5 साल पहले रह चुके हैं और अब 5 साल फिर रहने वाले हैं। तो इंडिया अलायंस के लिए अच्छी खबर है क्योंकि उन्होंने इतिहास झारखंड के अंदर बना दिया। इसके पीछे बड़े बड़े नेताओं की ताकत, शक्ति, मेहनत सब कुछ है दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के लिए भी खुशी की लहर सामने उस वक्त आई है जब प्रियंका गांधी ऑफिशियल तौर पर संसद की सदस्य बन गई है। उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर वायनाड में जबरदस्त जीत हासिल की है दोस्तों। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लगभग 5 लाख के अंतर से चुनाव हराया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1,09,202 वोट मिले थे। नव्या हरिदास को, जिसे सोशल मीडिया पर बीजेपी के लोगों ने काफी प्रचारित किया था, लेकिन प्रियंका गांधी यहां पर 6,17,942 वोटों के साथ 64% वोट प्राप्त करके जीत गई है दोस्तों। प्रियंका गांधी को 64.99% यानी लगभग 65% के आसपास वोट मिला है। एक तरफा जीत प्रियंका गांधी को जनता ने देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आप कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभाली और कांग्रेस अब पार्लियामेंट में एक अलग तरीके के जोश में दिखाई देने वाली है दोस्तों। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी दोनों के दोनों संसद के अंदर अपनी मांगों को लेकर भाजपा की सरकार पर जबरदस्त निशाना साधते नजर आएंगे। और प्रियंका गांधी जब बोलती है तो उसके बाद तो पूरी तरीके से भाजपा के लोगों को चुप होकर सुनना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देश के अंदर नैरेटिव के खेल में प्रियंका गांधी बीजेपी को जोरदार तरीके से शिकस्त देने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर 5 लाख वोटों से हारा है। इसके बावजूद बीजेपी के लोग प्रियंका गांधी को जीत की बधाई नहीं दे रहे क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ अब आने वाले दिनों के अंदर असली संघर्ष कांग्रेस पार्टी की शुरू होने वाली है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या प्रियंका गांधी के चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी में एक नई जोश, नया उमंग देखने को मिलेगा? लिखकर जरूर बताएगा। सक्रिय राजनीति में आखिरकार ऑफिशियल तौर पर आ गई है प्रियंका गांधी वाड्रा। साथ साथ झारखंड के विधानसभा चुनाव के रुझान के साथ जब नतीजे सामने आ गए तो हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और 81 सीटों में से 56 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर सभी साथी दलों को बधाई दी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि हम सब लोगों ने मिलकर मेहनत की और इसीलिए नतीजा इस तरीके का रहा है। भाजपा ने सारे बड़े बड़े नेताओं को झारखंड में मैदान में उतार दिया था। ईडी, सीबीआई तमाम एजेंसियों को भी झारखंड में प्रचार प्रसार के लिए लगाया गया था दोस्तों। चुनाव के 1-2 दिन पहले तक छापेमारी की गई थी, बड़े बड़े नेताओं को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंततः जनता ने फिर से हेमंत सोरेन में अपना विश्वास जाहिर किया है और आदिवासी इलाकों की 24 सीटों में से भाजपा को मात्र 1 सीट मिली है। बाकी सारी की सारी सीटें भाजपा हार गई। चंपई सोरेन वाली सीट मात्र बीजेपी जीत पाई है, वो भी चंपई सोरेन के नाम पर बीजेपी को वोट मिल पाया है दोस्तों। लेकिन चंपई सोरेन का बेटा खुद चुनाव हार गया। इसी तरीके से और बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता हवा में उड़ गए। हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। रांची की सड़कों पर पोस्टर लग गया कि शेर दिल सोरेन फिर आ गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 16, आरजेडी को 1 सीट मिली थी दोस्तों। लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटें मिली है, कांग्रेस पार्टी को भी 16 के आसपास सीटें मिली है और आरजेडी की सीटें और ज्यादा बढ़ गई है। पहले उन्हें मात्र 1 सीट मिली थी, इस बार उनको 7 सीटों पर लड़ने का मौका मिला। 4 सीट वो जीत कर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लालू यादव के प्रचार के बाद उत्तर झारखंड के अंदर भाजपा की सारी तैयारियों पर पानी फिर गया था क्योंकि अकेले लालू यादव ने पूरे चुनाव के समीकरण पलट डाले दोस्तों। खासकर नॉर्थ झारखंड के अंदर अगर आप भी मानते हैं कि पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन ने संयुक्त लड़ाई लड़ी और इसीलिए झारखंड में ये अद्भुत कारनामा हो सका है, तो अपनी राय जरूर लिखकर आएगा। साथ साथ यूपी उपचुनाव के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी ने 9 में से 7 सीटें जीत ली है दोस्तों। लेकिन आप लोग जब थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव नहीं हुए थे बल्कि प्रशासन वर्सेस समाजवादी पार्टी का इलेक्शन हुआ था, जहां पर प्रशासन पूरी तरीके से भाजपाइयों के गुलाम के तौर
पर काम कर रही थी दोस्तों। बीजेपी करीब 1.5 लाख वोटों से एक ऐसी सीट पर चुनाव जीती है जिसमें 66 यानी 66% आबादी मुस्लिम आबादी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव की, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का पीडीएस समीकरण को झूठा बताते हुए अपनी जीत पर पीठ थपथपाई है। लेकिन 66% मुस्लिम आबादी वाले इस विधानसभा के अंदर 1,44,000 वोट से बीजेपी का नेता जीत कैसे गया, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। समाजवादी पार्टी के सांसद ने बताया है कि जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे उनको तो वोट ही नहीं डालने दिया गया। कुंदरकी उपचुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने एकमात्र हिंदू उम्मीदवार मैदान में उतार रखा था, जिन्हें 1.5 लाख के आसपास अंतर से चुनाव में जीत मिला है दोस्तों। चुनाव में गड़बड़ी सबसे बड़ा इसका कारण है। कई रिपोर्टों और पुलिस के द्वारा कुंदरकी में कुछ मतदाताओं को मतदान से रोकने की कोशिश के बाद सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर गैर कानूनी तरीके से मतदाता कार्ड और आधार कार्ड की जांच करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान ने बुधवार को मतदान के दिन कुंदरकी में संदिग्ध मतदान और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को वोट डालने से रोके जाने का दावा करते हुए फिर से वोटिंग की मांग की है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि एक तो पहले इस सीट पर बीजेपी के नेता के जीतने की संभावनाएं लगभग असंभव है और फिर जो वोट नहीं डालने दिए गए, ये भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है दोस्तों। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 66% आबादी वाले क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है, वो भी 1.5 लाख से, वो भी विधानसभा का चुनाव जो बड़े बड़े नेताओं के लिए असंभव बातें हैं। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि वो कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से बिल्कुल खुश नहीं है और वोटिंग पैटर्न को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की गई है। लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया तो फिर निष्पक्ष चुनाव कैसे हुआ? इसलिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि वो इस संबंध में कानूनी राय ले रहे हैं। इसके बाद आगे कदम उठाया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र को लेकर कहा कि हम 22 से 25 सीटों पर लड़ना चाहते थे, पर इंडिया गठबंधन से हमारा समझौता नहीं हो पाया। हम 7 सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें से 2 सीटें हम लोगों को आई और गठबंधन के साथ हम लोग जरूर खड़े हैं। साथ साथ झारखंड की किस योजना ने पूरा चुनाव पलट दिया दोस्तों? इसका केवल एक ही उत्तर है, वो है मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना को जिस तरीके से धरातल पर उतारा गया, महिलाओं के बीच में इस योजना की पॉपुलैरिटी बढ़ाई गई। खुद कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला, उसके बाद से रिजल्ट पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के पक्ष में बदल चुका है दोस्तों। इससे सीख लेनी चाहिए उन सरकारों को भी जहां पर विपक्ष की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। ऐसी सरकारों को पॉपुलर स्कीम के साथ मैदान में उतरना चाहिए और जनता तक पॉपुलर स्कीम का फायदा पहुंचाना चाहिए। लोग जरूर घर से निकलकर जरूर वोट करेंगे, बंपर वोट करेंगे, जैसा कि झारखंड में हो चुका है। शासक कर्नाटका के अंदर 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने तीनों की तीनों सीटों पर अपने पार्टी का डंका पीट दिया है दोस्तों। पार्टी ने उपचुनाव की संदूर सिख गांव के साथ साथ चटपटना सीट पर भी चुनाव जीत लिया है। इसमें चनपटना विधानसभा क्षेत्र में एचडी कुमारस्वामी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सारी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री है और पूरी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद इस सीट को नहीं बचा पाए। उनके परिवार को इस सीट पर फिर से हार का सामना करना पड़ा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारी जेडीएस पार्टी के लिए ये एक और बुरी खबर सामने आई है दोस्तों। साथ साथ महाराष्ट्र के चुनावी रुझानों के मुताबिक महायुति गठबंधन को अपने दम पर बहुमत मिल चुका है दोस्तों। इस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरी मशीनरी अपने कब्जे में इन्होंने ले रखी है, ये जनता का फैसला नहीं है। संजय राउत ने कहा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कैसे शिंदे के सारे उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। संजय राउत ने पूछा है कि गद्दारी को लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये हम मान ही नहीं सकते कि लोगों का ये मतदान, लोगों का ये रुझान है, ये पूरी तरीके से जनता का मतदान नहीं है बल्कि मशीनरी के द्वारा कराया गया चुनाव है। कुल मिलाकर संजय राउत ने इस चुनाव को मानने से इंकार कर दिया है दोस्तों। इसके नतीजे उद्धव ठाकरे के लिए सबसे खराब रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए ये एग्जिस्टेंस का सवाल था। अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव जीत जाती तो लोग शिंदे सेना की जगह उद्धव ठाकरे सेना को असली शिवसेना मानते, लेकिन अब एकदम उल्टा कार्ड पड़ चुका है दोस्तों और उद्धव ठाकरे को फिर से अपनी शिवसेना को असली साबित करने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा फुस हो गया। 81 सीटों में से भाजपा 21 पर आकर सिमट गई। 2019 के मुकाबले बीजेपी को 4 सीटें और कम मिली है। यानी इस बार हिंदू मुसलमान करने और घुसपैठी का मुद्दा उठाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को 4 और सीटें कम हो गई है दोस्तों। यानी बीजेपी के खिलाफ ही लोगों का गुस्सा हो गया है, जबकि वो विपक्ष में थे। यही बड़ा कारण है कि आने वाले दिनों के अंदर जब जब बीजेपी के लोग घुसपैठी और इस तरीके की भड़काऊ बातें करेंगे तो उनको यही रिजल्ट मिलेगा और लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े चुनाव की जिम्मेदारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को दे, जिन्हें भाजपा के कई नेता चाणक्य बताते हैं, ताकि इसी तरीके से विपक्ष के लोग बीजेपी के नेता की चाणक्यगिरी निकालते रहे और बुरी तरीके से चुनाव हराते रहे। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर एक जबरदस्त तरीके का खेला देखने को मिला दोस्तों। राज्य में बीजेपी कई सालों से सरकार में है, भाजपा के बड़े बड़े लोग एक प्रचार में जुट गए थे, पूरा का पूरा प्रशासनिक महकमा लगवा दिया गया था विजयपुरा की सीट को जिताने के लिए। विजयपुर मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने पर्यावरण मंत्री को चुनाव में उतारना पड़ा ताकि ये सीट वो जीत सके, लेकिन बीजेपी के पर्यावरण मंत्री को भी कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से नेता ने शिकस्त दे दी दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के मुकेश मल्होत्रा ने 1,04,69 वोट प्राप्त किए, जबकि बीजेपी के मंत्री और प्रत्याशी रामनिवास रावत 93,105 वोट प्राप्त कर सके और उनको 7,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि भाजपा का नेता चुनाव हार गया है, मंत्री जी चुनाव हार गए, तो मंत्री जी कहने लगे कि ये रिजल्ट मुझे स्वीकार नहीं है, मैं
इसकी रिकाउंटिंग करवाऊंगा। फिर रिकाउंटिंग में भी बुरी तरीके से भाजपा के मंत्री हार गए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर अगर विपक्ष का कोई कैंडिडेट हारा होता और वो रिकाउंटिंग की बात करता तो भाजपा के लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें करने लगते जो उचित नहीं है। लेकिन अपना मंत्री बीजेपी का हार नहीं मान रहा था, रिकाउंटिंग में फिर से हार गया। साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए बुरी खबर आई है। ओवैसी की पार्टी AIMIM पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता आ रहा है दोस्तों। ऐसे में इस टैग को हटाने और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से AIMIM मैदान में उतरी थी। उनकी नजर मुख्य रूप से मुस्लिम और दलित वोटों पर थी। हालांकि ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन उनकी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा। पार्टी ने राज्य की 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इसे केवल एक सीट पर ही बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। AIMIM ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम और दलित गठजोड़ बनाने की कोशिश की। उन्होंने कई नेताओं को मैदान में उतारा है, लेकिन एक सीट पर केवल चुनाव सही से लड़ पाए हैं और ये AIMIM के लिए तगड़ा झटका है, जिनका एक समय में सांसद हुआ करता था। महाराष्ट्र के अंदर साथ साथ तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार संगीता रॉय ने पश्चिम बंगाल के सिताई विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के दीपक कुमार को 1,30,636 वोटों के अंतर से चुनाव हराया है। निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है तृणमूल उम्मीदवार को 1,65,984 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के उम्मीदवार को 35,348 वोट मिले थे। यहाँ पर इतने बड़े अंतर से चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के कैंडिडेट ममता सरकार में मंत्री बनाए जाने चाहिए दोस्तों, क्योंकि लोगों ने एक तरफा जितवा दिया है। इतनी ज्यादा इनकी लोकप्रियता है। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा झारखंड में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत के लिए सभी सहयोगी दल को बधाई और जनसेवा के आगामी अभियान के लिए शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड में जनमत ने छल बल को हरा दिया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन जीत गई है। साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का दबदबा करीब आधी शताब्दी के बाद वैसा का वैसा ही है। 2024 के चुनाव में ठाकरे परिवार के दो युवा चेहरा आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे मैदान में उतरे हुए थे। आदित्य ठाकरे ने वर्ली से दूसरी बार जीत हासिल कर ली है। उन्होंने एकनाथ शिंदे के राज्यसभा के सांसद मिलिंद देवड़ा को चुनाव हरा दिया। सांसद माहिम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे तीसरे नंबर पर रहे हैं। माहिम विधानसभा क्षेत्र में शिंदे गुट उद्धव ठाकरे और MNS के बीच मुकाबला था। उद्धव ठाकरे गुट के महेश सावंत ने चुनाव जीत लिया है। नतीजों में महेश सावंत को 50,213 वोट मिले। शिंदे के सदा सरवनकर को लगभग 48,897 वोट मिले, जबकि अमित ठाकरे को 33,000 के आसपास वोट मिले हैं और करीब 17,000 के वोटों के अंतर से उनको हार का सामना करना पड़ा है। उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार यहां पर जीत चुका है दोस्तों, ये अच्छी बात है। लेकिन अमित ठाकरे यानी राज ठाकरे के बेटे के चुनावी लॉन्चिंग एक बार फिर से पेंडिंग हो गई है। आने वाले दिनों के अंदर फिर से कोशिश की जाएगी उनको लॉन्च करने की। साथ साथ कल्पना की जीत, सीता की हार। चुनावी रण में सोरेन परिवार के 4 सदस्यों में से जो लोग बीजेपी से लड़े वो हार गए। बरहेट से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जीत गए। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी अपना चुनाव जीत गई। इसके अलावा दुमका में उनके भाई बसंत सोरेन मैदान में थे। उन्होंने दुमका में 95,685 वोट प्राप्त करके बीजेपी के कैंडिडेट को 14,000 के वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। सीता सोरेन जो बीजेपी में चली गई थी, कई सारे गंभीर आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी। उनके सामने इरफान अंसारी चुनाव लड़ रहे थे। इरफान अंसारी को यहाँ पर अच्छे खासे अंतर से चुनाव में जीत मिली है। 43,676 वोटों से जीत मिली है, यानी भाजपा के साथ में जाने के साथ झारखंड में हार की गारंटी भी साथ में जा रही थी दोस्तों। इसीलिए हेमंत सोरेन के परिवार का एक व्यक्ति केवल बीजेपी से लड़ रहा था और वही चुनाव हार गया। साथ साथ गाजियाबाद के अंदर उपचुनाव हुए थे। यूपी में बांग्लादेशी बताकर स्थानीय मुसलमानों के साथ मारपीट और झोपड़ियों में आग लगाने वाले हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी की पत्नी पूनम चौधरी को विधानसभा चुनाव में 3,676 वोट मिले हैं, यानी 1,53,000 वोटों में से मात्र 3,676 वोट मिले। पिंकी चौधरी को जेल में भेज दिया गया था। इसके पीछे बड़ा कारण यह था कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के उपचुनाव होने वाले थे और भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर यहाँ पर कोई दूसरा कैंडिडेट जो हिंदुत्ववादी विचारधारा वाला होता तो फिर बीजेपी के वोट डिवाइड हो जाते। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर जेल में डाल दिया। साथ साथ दोस्तों उद्धव ठाकरे भी बोले, कहा यह अप्रत्याशित अकल्पनीय परिणाम है। हमें नहीं पता जनता ने किस गुस्से में आकर महागठबंधन को वोट दिया है, हमें इसका रहस्य ढूंढना होगा। उद्धव ठाकरे ने भी महायुति की जीत को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। क्या सबूत जुटाकर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए? साथ साथ महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के अंदर कर्जत जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता और उम्मीदवार रोहित पवार और बीजेपी के महागठबंधन के प्रोफेसर राम शिंदे के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली। कुछ घंटे पहले रोहित पवार पिछड़ रहे थे, फिर ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी के कारण वीवीपैट मशीन के टिकटों की गिनती शुरू कर दी गई। तो अब सबका ध्यान इस बात पर था कि नतीजे क्या होंगे। अब जो जानकारी आई है उसके अनुसार शरद पवार के पोते रोहित पवार यहाँ पर 1243 वोट से चुनाव जीत गए हैं। मौजूदा विधायक रोहित राजेंद्र पवार के सामने सीट को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती थी। बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री राम शिंदे के साथ उनका जबरदस्त मुकाबला चला दोस्तों। बाद में जाकर मात्र 1243 वोटों से शरद पवार के पोते रोहित पवार को जीत मिल गई है। कुल मिलाकर दोस्तों जीत काफी छोटी है, लेकिन फिर भी जीत का मायने तो जीत ही होता है और जीतने के कारण उनमें और ज्यादा उत्साह और एक तरीके से कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि अगली बार और बड़ी तैयारी करके आएंगे ताकि इससे बड़े अंतर से चुनाव जीते। ये काफी बसते बसते वो चुनाव जीते हैं। साथ साथ बाला साहब थोराट, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान
चौहान, विजय वेट्टीवार समेत यशोमती ठाकुर और मणिक राव ठाकरे को मतदाताओं ने जोरदार झटका दिया है। कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में एक के बाद एक कई सारे बड़े नेताओं की हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनने को लेकर दावेदारी करने वाले जितने भी नेता थे उन सब की बुरी हार हुई है। वरिष्ठ नेता बालासाहब थोराट अपने विधानसभा क्षेत्र संगमनेर से हार गए हैं। उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जाता रहा है। साथ साथ और भी बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के सूरमा है जो चुनाव हार गए हैं। साथ उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा है। असत्य का समय हो चुका है लेकिन युग नहीं हुआ है। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है, यानी आने वाले दिनों के अंदर भाजपा को बड़ा चुनाव हराने का दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। अगर आप भी मानते हैं कि 2027 के चुनाव के लिए जरूरी था कि उपचुनाव समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के लोग जीते, लेकिन अगर नहीं भी जीते तो भी सही है। कम से कम बीजेपी के लोग इस ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे कि उन्होंने उपचुनाव जीत लिया था तो वो कोई भी चुनाव जीत लेंगे। इसके बाद इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी के लोगों को करना यह है कि अब उनको दिन रात पार्टी को मजबूत करने के लिए एक एक बूथ पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है ताकि चुनाव की पूरी मशीनरी में बीजेपी को फेल किया जा सके। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है लिखकर जुटाएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ बिहार के उपचुनाव में 4 सीटों पर वोट डाले गए दोस्तों, और सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी नेता पर सबका था तो वो प्रशांत किशोर पर था, क्योंकि वो दावा कर रहे थे कि 2.5 साल से लगातार बिहार के लोगों के बीच में जा रहे हैं और बिहार में एक नई तरीके की राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। जन स्वराज नाम से उन्होंने पार्टी बनाई थी। इसके बाद जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं यही इनके लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया कि कितनी सीटें जीतते हैं। अगर नंबर 2 भी रहेंगे तो भी लोगों के बीच में मैसेज जाएगा कि जन स्वराज को लोग एक विकल्प के तौर पर देखते हैं, लेकिन सारी की सारी सीटों पर बुरी तरीके से जन स्वराज को हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, बिहार के बाई इलेक्शन को लेकर आ रही बड़ी अपडेट, जिसमें दोस्तों तरारी सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता विशाल प्रशांत को जीत मिली है। दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI ML के कैंडिडेट राजू यादव थे। तीसरे नंबर पर जन स्वराज का कैंडिडेट था। यहाँ पर जन स्वराज पार्टी को किरण सिंह को मात्र 5622 वोट मिले हैं दोस्तों, यानी 5000 के आसपास वोट मिले हैं। टोटल 1.5 लाख से ज्यादा वोटों में से मात्र 5000 लोग जन स्वराज के साथ खड़े हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति में जन स्वराज तरारी सीट पर है। इसी के साथ में रामगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट को जीत मिला है। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट रहा है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट यहाँ पर तीसरे नंबर पर 35,000 वोट के साथ में था और बीजेपी का कैंडिडेट 62,000 वोट के साथ चुनाव जीत गया है। जन स्वराज के कैंडिडेट को यहाँ पर मात्र 6,513 वोट मिले हैं, यानी यहाँ पर भी आप समझिए कि लगभग 1,70,000 के आसपास वोट है, जिसमें से मात्र 6,000 वोट जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी को मिला है। तीसरी उपचुनाव की सीट इमामगंज की थी। यहाँ पर जीतन राम मांझी की पार्टी की उम्मीदवार दीपा कुमारी चुनाव जीत गई है। उनको 53,435 वोट मिले हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट को मात्र 6,000 के वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, जन स्वराज के कैंडिडेट को यहाँ पर ठीक ठाक वोट मिला है। यहाँ पर जन स्वराज से जितेंद्र पासवान चुनाव लड़ रहे थे, उनको 37,000 के आसपास वोट मिला है, यानी 3 में से 1 सीट पर थोड़ा अच्छा वोट उनको मिला है। तो तीसरे नंबर पर कैंडिडेट उनका रहा है, हालांकि नंबर 2 पर रहना चाहिए अगर वो सरकार बनाने की बातें 2025 में कर रहे हैं तो। और दोस्तों, इसी तरीके से बेलागंज की सीट पर भी तीसरे नंबर पर जन स्वराज पार्टी का कैंडिडेट मोहम्मद अमजद रहे हैं, जिनके कारण आरजेडी के कैंडिडेट को यहाँ पर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है और जनता दल यूनाइटेड की नेत्री मनोरमा देवी चुनाव जीत गई है। कुल मिलाकर पहले AIMIM वोट काटा करती थी, अब जन स्वराज पार्टी भी मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर वोट काटकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। दोस्तों, यही बड़ा कारण है कि जन स्वराज पार्टी बिहार में जीतने के लिए नहीं आई है, बल्कि आरजेडी को कमजोर करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार फिर से बनवाने के लिए आई है। क्या इस बात का समर्थन करते हैं या फिर आप लोगों की कोई और राय है? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ साथ पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने गिदड़बाहा, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल सीट पर जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस पार्टी ने बरनाला सीट जीती है। नतीजों से पंजाब में कांग्रेस के दिग्गज नेता को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरमिंदर सिंह राजा वरिंग की पत्नी अमृता वरिंग 21,000 के वोटों के अंतर से चुनाव हार गई, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की पत्नी जतिंदर कौर रंधावा डेरा बाबा नानक से उपचुनाव में 5700 वोट से चुनाव हार गई। दोस्तों, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने अपने परिवार के लोगों को टिकट दिया था। इस पर पार्टी आला कमान को देखना चाहिए कि कहां पर किस तरीके से टिकट का बंटवारा हो रहा है, कहां पर पार्टी के सिंबल का, पार्टी के नाम का गलत फायदा उठाकर परिवार के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जो बताएगा, क्योंकि पंजाब काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले दिनों के अंदर किसानों के आंदोलन के साथ साथ पंजाब जो हर 5 साल में सरकार बदल देता है, क्या वो ऐसा ही कुछ करने वाला है? सासा हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की सारी उम्मीद टूट गई। पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा एक ऐसे राज्य में जो कांग्रेस पार्टी मानसिकता वाला राज्य कहा जाता है दोस्तों, जहां पर थोड़े ज्यादा एफर्ट लगाकर कांग्रेस पार्टी आराम से चुनाव जीत सकती थी। लेकिन ऐसा लगा कि राहुल गांधी और पार्टी के बड़े नेताओं को अलग थलग कर दिया गया और उनको राज्य में प्रचार करने की जगह केवल कुछ एक राज्य के नेताओं ने जिम्मेदारी संभाल रखी थी। उनको लग रहा था कि अगर सरकार बन जाती है तो उनकी दावेदारी मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर ज्यादा होगी, इसीलिए राहुल गांधी और केंद्र के कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कोई प्रचार नहीं करवाया गया। इसी तरीके से जो चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं सुनील कानूगोलू, अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज
डिस्पोज हो गए हैं उन पर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। हरियाणा में हार के बाद पहले कार्रवाई की मांग की गई थी, कई सारे नेता बचाव में आ गए थे। सवाल यह है कि क्या अब कोई जिम्मेदारी महाराष्ट्र के हार के बाद किसी नेता की कांग्रेस पार्टी फिक्स करेगी या नहीं करेगी, वरना इसी तरीके से बुरे हालात देखने पड़ेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि प्रियंका गांधी क्योंकि सांसद बनी है तो अपने हिसाब से पार्टी में बड़े बदलाव करेंगी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहें सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक अपडेट पहुंचती रहे। बहुत धन्यवाद।